गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आई एम टी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरियाज। एचआर की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो इंट्रोडक्शन इसका ब्रीफ में लेता हूँ। इन इंडिया सिचुएशन लाइक एक्सेप्शन गोइंग अगेंस्ट ईच अदर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉय इन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। अब इंडिया की बात करें तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि एक दूसरे के अगेंस्ट में सब हो रहा है, अगेंस्ट में सब काम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉय, कॉन्फ्लिक्शन मतलब आपस में टकराव होता है मालिक और एम्प्लॉय के बीच में इंडस्ट्रियल रिलेशंस में अगर देखा जाए तो, ड्यू टू वेरियस रीजंस, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। दिस सीक्वेंस हैज़ बीन कंटिन्यूड कॉन्स्टेंटली, ऐसा जो सीक्वेंस पाया जा रहा है वो कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली चल रहा है। ड्यू टू इन विच देयर आर रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉय, अब इसमें एम्प्लॉयज़ का वो लॉस हो रहा है, ले ऑफ एक्सेट्रा, उनका जो वर्किंग है, काम का जो ड्यूरेशन है, वर्क पावर, वो भी सफ़र हो रही है इंडस्ट्री में। इवन इंडस्ट्रीज आर शट डाउन, अब ये सब कारणों के रीज़न में शट डाउन भी आती है इंडस्ट्री, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉय। इट इज़ एन आयरोनिक दैट द इंडस्ट्री which employees gives the livelihood gets close to differences with them। अब इन्हीं कारणों के लिए आपकी इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ता है। इंडस्ट्रीज रन ओनली बाय ह्यूमन एफर्ट्स, इंडस्ट्री जो रन करती है वो ह्यूमन एफर्ट्स पे ही करती है। ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स इंडस्ट्रीज आर डिस्ट्रॉय, अगर ह्यूमन एफर्ट्स नहीं मिलेंगे तो इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इन इटसेल्फ अ कंप्लीट connotation which shows how to develop human resources for various purposes in terms of knowledge science। एचआर की बात करें तो अपने आप में एक कनेक्शन होता है जिसमें कि डेवलप कराया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए फॉर वेरियस पर्पसेज, जैसे नॉलेज, साइंस, स्किल्स, मैन एटीट्यूड, थिंकिंग, विचार और अप्रोच, उनकी जो अप्रोच है। सो द एचआर कैन बी हेल्पफुल इन अचीविंग द डिजायर्ड गोल, एचआर उनको हेल्प करता है जिससे कि वो अचीव कर सकें अपने डिजायर्ड गोल्स के लिए। It has been experienced that the development of knowledge, science, skills and humors can be completed by given necessary training। अब ये ऐसा सोचा गया है, ऐसा होता भी है, अनुभव लिया गया है कि आपकी नॉलेज, एक्सपीरियंस और जो स्किल्स हैं ह्यूमन की वो कंप्लीटेड तभी होती है जब उनको नेसेसरी ट्रेनिंग दी जाए। बट इट इज़ नॉट ईजी टू इम्प्रूव एंड चेंज हिज एटीट्यूड, लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, आसान नहीं है कि इम्प्रूव कर सके उनको चेंज और एटीट्यूड को और हिज अप्रोच। एंड दिस वर्क इज़ नॉट कंप्लीटेड बाय ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन सेमिनिंग, और ये अप्रोच जो है आपकी ये काम करने से, जैसे कि आपके सेमिनार्स वगैरह किए जाए, ट्रेनिंग दी जाए, इनसे उनका पूर्ति नहीं होती है जिससे कि वो जिसमें ये इनके इम्प्रूव कर सकें उनके नेचर को। मैंस एटीट्यूड कैन बी अंडरस्टूड बाय फीलिंग इट, मैंस का एटीट्यूड अंडरस्टूड उसका फील करके, डेवलपिंग इट बाय इम्प्लीमेंटिंग इनटू लाइफ विद एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, आप आपसी आइडियाज़, सुझाव आपसी रखेंगे तो इससे उनमें थोड़ा बहुत एटीट्यूड में चेंजेस आ सकते हैं। इन ब्रीफली हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इनके लिए कि रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे उनको ह्यूमन रिसोर्स को ऑब्जेक्ट होते हैं इनके क्या क्या। तो मैन पावर प्लानिंग, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग, स्टाफ डेवलपमेंट, वर्क और ऑपरेटर ट्रेनिंग, फोरमैन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी अगर ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा ऑब्जेक्टिव लेके लिया जाए तो इससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब मैन पावर की मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बताता हूँ। मैन पावर प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन मूविंग टुवर्ड्स द गोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैन पावर जो है पहला स्टेप है हमारा, जो उनके गोल की तरफ चलता है, जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। व्हेन अ न्यू कंपनी सेटअप, जब नई कंपनी सेटअप होती है, अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग मैन पावर प्लानिंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इम्प्लीमेंट इट्स प्लान एज क्विकली एज पॉसिबल। जब नई कंपनी खुलती है, सेटअप होता है, तो अच्छे और स्ट्रॉन्ग मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कि प्लानिंग होनी चाहिए और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन होता है बहुत जल्दी, quickly as possible। Some important points are considered under manpower planning as where is the location company, कुछ पॉइंट्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं मैन पावर प्लानिंग में, जहाँ पर कंपनी आपकी लोकेट है।
द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट सेक्टर आर ऑल्सो एनालाइज, सेकंड पैराग्राफ ले रहा हूँ मैं, अंडर मैन पावर प्लानिंग। जो रिक्वायरमेंट होती है मैन पावर सेक्टर्स की वो एनालाइज की जाती है मैन पावर प्लानिंग में। द लेवल ऑफ पर्सनल, देयर नंबर एंड बैकग्राउंड ऑफ न्यू क्वालिफिकेशंस एंड डिजायर्ड एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। तो जो लेवल ऑफ पर्सनल और के बैकग्राउंड मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए डिजायर्ड एक्सपीरियंस के लिए एक्सेट्रा, इज डिटरमाइंड बाय असेसिंग द मैन पावर रिक्वायर्ड। मैन पावर को रिक्रूट करने के लिए फॉर वेरियस एरिया ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्रोडक्शन, मटेरियल, फाइनेंशियल, ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये इनको रिक्रूट कर सकते हैं। देन आता है सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, द नेक्स्ट step in moving towards the goal of human resource management is selection and recruitment. तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो गोल में आता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन की बात करें हम, सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो एक तरह का टूल है जो मैनेजमेंट के हाथ में रहता है। डिफरेंशिएट द क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट। इसमें आपका क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट को रिक्रूट करने में आसानी होती है, सच एज स्क्रीनिंग की जाती है, शॉर्ट लिसनिंग की जाती है, इंटरव्यू, टेस्ट एंड एक्सेट्रा, इस तरह से। देन अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि वैकेंसी क्रिएट की जाती है, जैसे कि आपकी जिस रिक्वायरमेंट है और उसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, हमें ह्यूमन रिसोर्स जो चाहिए उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को देखते हुए रिक्रूटमेंट किया जाता है, वैकेंसीज क्रिएट की जाती हैं। ये रिक्रूटमेंट का काम होता है। सिलेक्शन कमेटी आफ्टर देन वो आपका इंटरव्यू वगैरह ऑर्गेनाइज कराती है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट इज नेसेसरी। सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर अ कंपनी दैट इज़ न्यू और हैज़ टू बी एक्सपेंडेड। जो नया है या नया है जो कैंडिडेट उसको भी ज़रूरी है, और जो एक्सपेंड और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके लिए भी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट की उतनी अहमियत है। इसी से आपका ये एक्सपेंड आगे बढ़ता है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हायरिंग ओल्ड कंपनीज इन विच द स्टाफ इज़ कंप्लीट। अब कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है जो पुरानी कंपनियां हैं जहाँ पर स्टाफ कंप्लीट है, इफ़ देयर आर सैचुरेटेड स्टेज फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। अब सैचुरेटेड कंपनी मतलब आपका वहीं के वहीं स्टिल अलोन आपके एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं और आपका उनके अंदर जोश नहीं है और स्ट्रांगली काम नहीं कर रहे हैं, अपनी डिज़ायर नहीं दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे आगे आके रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। लेकिन ये है कि वो जब तक उनका कंपनी के स्टाफ से काम चल रहा है वो चलाते हैं। रिक्रूटमेंट इज रिड्यूस टू एक्सटेंड टू विच द वैकेंसीज ऑफ पर्सनल लीविंग द कंपनी कैन बी फिल्ड। रिक्रूटमेंट जो आपका कम हो जाता है। अब रिक्रूटमेंट रिड्यूस इसलिए भी आता है क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है पर्सनल लीविंग द कंपनी कैन बी फिल्ड। जो पर्सनल लेवल पे जो वहाँ का कंपनी का ऑलरेडी जो स्टाफ है वो चला जाता है किन्हीं कारणवश, तो वो अपना कैंडिडेट वहाँ पे फिल करके चले जाता है अपनी सीट को, तो उससे भी रिक्रूटमेंट की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, क्या क्या मेथड है हमारे सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के? पर्सनल आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स एंड फंक्शंस, डिफरेंट मेथड्स आर अडॉप्टेड फॉर देयर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। अलग अलग मेथड होते हैं जो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में काम आते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंसिडर्ड रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू पर्सनल आर फॉलोज। कौन कौन से क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें? फैमिली बैकग्राउंड, एज, क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, एंटीसीडेंट्स एंड प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट्स, उनका कितना वो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट्स में कैसा बिहेवियर रहा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलम क्या किया है उन्होंने काम, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम किया कि नहीं किया, परमानेंट रेजिडेंस, दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसको कंसिडर किया था रिक्रूटमेंट के लिए। लास्ट पैराग्राफ लेता हूँ मैं इसका। द सिलेक्शन प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय सेवरल मेथड। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सेवरल मेथड से उनको पास करता है। एनी मेथड ऑफ सिलेक्शन शुड बी अडॉप्टेड। कोई भी मेथड वो सेलेक्ट कर सकते हैं अडॉप्ट करने के लिए, बट वाइल कीपिंग इन माइंड सम बेसिक प्रिंसिपल। लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल उनको रखने पड़ते हैं। गुड क्वालिटी एम्प्लॉय कैन बी एसेसिबल। गुड क्वालिटी का एम्प्लॉय जो है वो लिया जा सकता है जो अच्छा हुआ, एसेसिबल। हु कैन बी ट्रेंड एंड ब्रॉट टू द डिजायर्ड क्वालिटी लेटर। जिसको ट्रेनिंग दिया है और वो अपना अच्छा क्वालिटी दे आगे भविष्य में। अंडर द सिलेक्शन प्रोसेस इट हैज़ ऑल्सो बीन विटनेस्ड दैट इवन आफ्टर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन अ ब्लैक शीप पर्सन गेट्स एडमिसिबल। अब यहाँ पे जो है सारी प्रिकॉशन लेने के बाद भी सिलेक्शन प्रोसेस सारी प्रिकॉशन लेता है, उसके बाद भी इसके साथ कहीं ना कहीं
एरर हो जाती है, गलती हो जाती है, जैसे कि ब्लैक शीप पर्सन गेट्स एडमिशन। ब्लैक शीप पर्सन का मतलब है अ पर्सन हु इज़ नॉट फिट फॉर अ कंपनी या ग्रुप जहाँ पे वो कंपनी के लिए काम करेगा। इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप एंड कंट्रोल दिस। ऐसा ज़रूरी होता है कि ये सब चीज़ों को स्टॉप करें और कंट्रोल करें इन सब चीज़ों को। डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है आपका? तो मैं सीधे अब इसमें टेबल पे ले चलता हूँ। व्हाट इज़ द टेबल? तो अगर आपको दिखा दे रही है टेबल डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में। रिक्रूटमेंट क्या करता है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर इंकरेज टू सर्च एंड अप्लाई अंडर रिक्रूटमेंट। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इंकरेज होते हैं और सर्च करते हैं रिक्रूटमेंट, उसके बाद वो अप्लाई कर देते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो अंडर सिलेक्शन द बेस्ट एंड सूटेबल पीपल आर सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग दोज हु हैज अप्लाइड। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उनमें से बेस्ट पीपल्स को सेलेक्टेड किया जाता है। देन सेकंड पॉइंट आता है फर्स्ट टास्क इज टू रिक्रूट आफ्टर विच द बेस्ट वंस अमंग देम आर सेलेक्टेड। हमारा उनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का ये भी होता है टास्क की वो सबसे पहले रिक्रूट करे उसको जो बेस्ट वन हो, दैट आर सेलेक्टेड, जिनको सेलेक्ट किया गया। सेकंड पॉइंट अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इज फॉलोड बाय द रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस जो हो फॉलो करता है वो रिक्रूटमेंट को ही करता है, रिक्रूटमेंट के द्वारा ही करता है जो कमेटी है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज रिक्रूटमेंट इज वेरी हाई। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं रिक्रूटमेंट में वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। वाइल सिलेक्शन में क्या था? नंबर ऑफ कैंडिडेट इन सिलेक्शन इज लिमिटेड। अब सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में तो लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही आते हैं लास्ट में, और रिक्रूटमेंट में तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों ने अप्लाई किया वो सबके सब होते हैं, जबकि सिलेक्शन में उनमें फ़िल्टर होके बेस्ट कैंडिडेट्स ही आपको फाइनली एडमिशबल होते हैं। ओके, तो द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू मोटिवेट मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई। अब रिक्रूटमेंट का हमारा पर्पज़ क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। और सिलेक्शन की बात होती है तो उसमें आता है पर्पज ऑफ सिलेक्शन इज टू सेलेक्ट सूटेबल एंड बेस्ट कैंडिडेट। सिलेक्शन करेंगे सूटेबल जो होगा और बेस्ट कैंडिडेट होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर देन आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? अब अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलोपिल, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग एक एक्ट होता है जिसमें कि नॉलेज को इंक्रीज किया जाता है और स्किल्स को, फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, कार्य के लिए। अकॉर्डिंग टू डेल एस बीच की बात करें तो ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग इफेक्टिवनेस इन द वर्क्स। इफेक्टिव ट्रेनिंग के प्रोसेस है जिसमें इफेक्टिवनेस को लाए वर्क में टू बी डन बाय इंडिविजुअल पर्सन, अलग अलग पर्सन एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर, फ्यूचर या प्रेजेंट के लिए। नीड लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। नीड फॉर ट्रेनिंग इज फॉर स्किल मूवमेंट इम्प्रूवमेंट एंड चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय। द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, नेमली कौन कौन से? मैनेजरियल, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। फॉर एग्जाम्पल कंडक्ट बिहेवियर एटिकेट्स एंड गिविंग एनवायरमेंटल ट्रेनिंग, उनको एनवायरमेंटल ट्रेनिंग भी दी जाए। अब ट्रेनिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इज अडॉप्टेड एज द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें अडॉप्ट किया जाता है पॉलिसी, जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है उसके हिसाब से, सो दैट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल हो और नए स्किल्स आए ट्रेड्स टू बी इम्पार्टेड, उन पर अप्लाई हो सकें। मेन ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री ट्रेनिंग का है टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ देयर, सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, of their own work by training employees and also to do any other job well। अब मेन ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग में हमारा रहता है इंडस्ट्री में कि वो अपना क्वालिटी और एफिशिएंसी दिखाएं अपने काम में और वो अपने काम को बहुत अच्छे से बखूबी से निभाएं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे और एम नीड फॉर ट्रेनिंग जो होते हैं वो हमारे ये सब दे रखे हैं। अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ट्रेंड स्टाफ इज़ अवेलेबल एट ऑल लेवल, हर लेवल पे इंडस्ट्री के होने चाहिए। Increase in productivity, scrap rate of material is reduced, reduces the rate of accident, absence of employees minimum। ये सब चीज़ें एम्प्लॉय की एब्सेंस जो है वो कम से कम होनी चाहिए। रिड्यूसेस टायर्डनेस नहीं आनी चाहिए उनमें। इसी तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी हैं, इसमें करीब 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो जिनकी अहमियत रहती है अलग अलग। टीम वर्क इज इंक्रीज 18 पॉइंट, टीम वर्क जो होना चाहिए वो इंक्रीज होना चाहिए। एम्प्लॉय विजन कैन बी एग्जामिन, एम्प्लॉय का जो विज़न है, सोच है, वो एग्जामिन होनी चाहिए। वैन ए गिवन आ न्यू टास्क, जब नया टास्क बोल देते हैं इसको, या न्यू नीड एराइजेज, नई ज़रूरत होती है, तो ये एम्प्लॉयज़ की वो विज़न भी देखा जाता है कहाँ तक वो उनकी सोच है। अब एडवांटेजेस एम्प्लॉयज़ की हम ट्रेनिंग के लिए बात करें, क्या क्या एडवांटेजेस है हमारे ट्रेनिंग के लिए, तो द मेजर एडवांटेज रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेनिंग आर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज होती है। इम्प्रूव इन इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी,
प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट इंटेंसिटी आपकी प्रोडक्शन में भी होती है और क्वालिटी प्रोडक्ट में भी आती है। रिडक्शन इन नीड फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज़, रिडक्शन हो जाता है सुपरवाइजरी करना एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं। गुड सिनर्जी एंड टीम वर्क एम्प्लॉयज़ अमंग एम्प्लॉयज़, ये आपका सिनर्जी, उनका एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा रहता है और टीम वर्क में वो काम करते हैं। इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी, ऐसे आपके ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मोर वर्क सेटिस्फैक्शन मिलता है। लास्ट पॉइंट 13 पॉइंट की बात करूँ तो इंक्रीज इन पे रेट्स में भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं। जो आपको पे करना है वो कम से कम एम्प्लॉयज़ को आपको रखना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली एम्प्लॉय की बात करूँ वो अपना बखूबी काम अच्छे से निभाएंगे। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, अब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कौन कौन सी हमारी हैं? इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन में क्या है? द प्रोसेस ऑफ टीचिंग कॉम्प्लेक्स स्किल बाय गिविंग इंडिविजुअल अटेंशन टू अ सर्टेन एम्प्लॉयज कॉल्ड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। अब जो टीचिंग है वो कॉम्प्लेक्स स्किल है अपने आप में, लेकिन इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है और सर्टेन एम्प्लॉय को, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। सच एज गिवन इंस्ट्रक्शन हाउ टू ऑपरेट अ सर्टेन मशीन, हाउ टू ऑपरेट अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ असेंबली, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ असेंबली को कैसे आप इनको मैनेज करना है, तो पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है जो अपने काम में एक्सपर्ट है। इसी तरह से आपका ये ग्रुप इंस्ट्रक्शन आता है। ग्रुप इंस्ट्रक्शन में आपका इन दिस मेथड फैक्चुअल इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग रिगार्डिंग टू द जॉब। अब फैक्चुअल इंस्ट्रक्शन की बात करूँ, फैक्चुअल का मतलब है जो रियलिटी में उनको, वास्तविकता में जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो वो ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग रिगार्डिंग टू द जॉब इंस्ट्रक्शन को वो बखूबी निभाएं जो मिले हैं उन्हें वास्तविकता में। सच एज अबंडनिंग द ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द जॉब, वो अबंडन मतलब छोड़ दें पुराने मेथड्स को जिनसे जॉब को प्रिपेयर कर रहे थे, जिस हिसाब से चल रहे थे। एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू मेथड्स, और नए नए मेथड्स को अप्लाई करें। लेक्चर मेथड, दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ इम्पार्टिंग बेसिक ट्रेनिंग टू द ट्रेनिंग इन विच नेसेसरी इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक सच एज मैथमेटिक्स एस्टिमेशन द फोर्थ। इस तरह से वो लेक्चर मेथड भी देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि बेसिक आइडिया मिल जाए उनको रिगार्डिंग बेसिक आइडिया मिल जाए किस तरह से मैथमेटिकली उनको अपने काम को करना है। और या लेथ मशीन या वैसी टेक्निकल मशीन, वैसी मशीन्स हैं जो आपकी मैकेनिकल मशीन्स हैं जो उनको वो होल्ड कर सकें आसानी से और उसके बारे में जानते हो। डेमोस्ट्रेशन मेथड इज अडॉप्टेड टू टीच ट्रेनिंग द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग टास्क। डेमोस्ट्रेशन मतलब आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं कैसे आपको काम करना है। सच एज डेमोस्ट्रेटिंग हाउ टू होल्ड द ड्रिलिंग मशीन को कैसे पकड़ना है इन द करेक्ट पोजीशन ऑन द जॉब, करेक्ट पोजीशन की, जिससे कि लापरवाही ना होकर कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए हमारे एम्प्लॉय के साथ। ऐसे ही आपका रिटन इंस्ट्रक्शन मेथड आता है। रिटन द मेथड ऑफ गिवन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द ट्रेनिंग, मेथड जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया था ट्रेनिंग्स को परमानेंटली फॉर इमीडिएट यूज और फ्यूचर। जिस ऐसे हालात कभी बने इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रेनिंग परमानेंटली फॉर इमीडिएट यूज़ कर सकें फ्यूचर यूज़ में, जिससे कि रिटन इंस्ट्रक्शंस के जो आपके हैं, आपको किसी जॉब को प्रिपेयर करना है या वर्क करना है, कोई आपको टास्क दिया गया तो फ्यूचर में आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। इस तरह से आपके काफ़ी 8 पॉइंट्स हैं, मीटिंग करा के, कॉन्फ्रेंसिंग लेके, इससे आपका एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। इन सब चीज़ों, ये सारे आपके मेथड्स हैं। स्टाफ डेवलपमेंट की बात करूँ, 3 टाइप्स ऑफ स्टाफ आर डेवलप टू स्टार्ट एनी एस्टेब्लिशमेंट। 3 तरह के हमारे स्टाफ्स होते हैं, वर्कर कैटेगरी, सुपरविजन कैटेगरी एंड मैनेजमेंट कैटेगरी। द एस्टेब्लिशमेंट हैज़ वेरियस सेक्शन सच एज द प्रोडक्शन सेक्शन, असेंबली सेक्शन, इंस्पेक्शन सेक्शन, इस तरह से एक्सेट्रा आपके जो है वो काम करते हैं। तो वर्कर कैटेगरी में ये सारे आपके आते हैं। उसके बाद सूटेबल स्टाफ इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेक्शन। सूटेबल स्टाफ जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है ऑल टाइप ऑफ सेक्शन। द फॉलोइंग फैक्टर्स सच एज व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टाफ इन ईच सेक्शन, कितने नंबर ऑफ स्टाफ हैं आपके सेक्शन में, देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉय। तो आपका वर्कर्स कैटेगरी जो आते हैं वो आपकी ये सब चीज़ों में आते हैं, जिनका ये वर्कर कैटेगरी में ये सब चीज़ें देखी जाती है कि आपका कितने डिपार्टमेंट में, असेंबली का अलग है, इंस्पेक्शन का अलग है, ये कैटेगरीज वाइज हो जाते हैं आपके। प्रोडक्शन, पर्सनल मैनेजमेंट, मटेरियल का मैनेजमेंट कर रहा है, वो आपकी कैटेगरीज हो गई। अब सुपरविजन में आपका यही सब चीज़ें रहती हैं कि सुपरवाइज करना कि सेक्शन देयर क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वर्क एक्सपीरियंस, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा डिटरमाइन। ऑल टास्क आर डन बाय सब्जेक्ट कैरेक्टराइजेशन अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सारे चीज़ें जो आपकी आती हैं कैरेक्टराइज विशेषताएं, ये आपके ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा। इन ओल्डर
अब पुराने पुराने एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ मैं, इसी के रिगार्डिंग मैनेजमेंट कैटेगरी में बता रहा हूँ मैं, जिसमें कि नीड और टू डेवलप स्टाफ की बात करते थे। व्हेन वर्क एक्सपेंडेड और चेंजेस आर मेड इट। जब पुराने एस्टेब्लिशमेंट में क्या होता था कि डेवलपमेंट स्टाफ को वर्क एक्सपेंड करना पड़ता था चेंजेस के हिसाब से, तो उसी हिसाब से आपका मैनेजमेंट कैटेगरी मैनेज करता था। अब नेक्स्ट आता है आपका वर्कर और ऑपरेटिंग ट्रेनिंग। वर्कर और ऑपरेटिंग ट्रेनिंग में आपका सम बेसिक मंत्र हैं जो वर्किंग ऑपरेटर ट्रेनिंग एज फॉलोज हैं। इंस्ट्रक्शन एंड ओरिएंटेशन। विद अ न्यू वर्कर एंटर्स इनटू एस्टेब्लिशमेंट, अगर नया वर्कर आता है, एंटर करता है एस्टेब्लिशमेंट में, एवरीथिंग इज अननोन टू हिम, हर चीज़ उसके लिए अननोन होती है। ही इज़ नॉट फैमिलियर, ही इज़ नॉट फैमिलियर विद द लेआउट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। वहाँ का लेआउट क्या है, मतलब उसका डिज़ाइन क्या है एस्टेब्लिशमेंट का, जो वर्किंग वहाँ पे इंडस्ट्री में चल रही है, पूरा एक तरह से कह सकते हो मैपिंग क्या है पूरी उसकी। ही डजंट नो टू होम ही हैज़ टू कॉन्टैक्ट फॉर गिव हिज डेली वर्क अपडेट्स। उसे ये भी नहीं पता होता कि जो उसने वर्क किया है उसके अपडेट्स उसको किसको देने हैं। जो भी उसने अपना वर्क किया है, डेली वर्किंग करता है, उसका उसको अपडेट किसको देना है, कौन उसका सुपीरियर है, जिसको जो हाई लेवल मैनेजमेंट है, कहाँ से उसको कॉन्टैक्ट करना है। ट्रेनिंग फॉर इंडक्शन and orientation is given with the aim of establishment him in old establishment so that the new worker is emotionally distracted। अब इसमें जो है हमारा ट्रेनिंग दिया जाता है, जो नए वर्कर्स को जो आए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको ट्रेन दिया जाता है। ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है जिससे कि जहाँ पर उन्होंने काम किया वहाँ पर हो सकता है कि ओल्ड इक्विपमेंट्स पे काम किया या पुरानी इस्टेब्लिश कंपनी हो, वहाँ पे आपके पुराने वो टूल्स हों, तो उसको नए उसको देना पड़ता है, नई ट्रेनिंग देनी पड़ती है दोबारा से, जिससे कि नए टेक्नोलॉजी पे वो नई मशीनरी पे वो इजीली हो जाए, जिस इजीली हैंडल कर ले और इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड ना हो, मतलब अपने विचारों से या अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, दिमाग उसका डाइवर्ट ना हो। ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रीज एंड ओरिएंटेशन हेल्प्स इन फैमिलाइजेशन द न्यू वर्कर विद द फॉलोइंग फैक्ट। जो ट्रेनिंग दी जाती है उससे वर्कर को कुछ फॉलोइंग फैक्ट्स एडिशन मिलती है चीज़ें। हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स कितना है आपका, इस्टेब्लिशमेंट इन विच द वर्कर एंटर्ड। दूसरा है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन क्या है वहाँ पे, फैक्ट्स एंड अदर पर्सनल पॉलिसीज, वर्क एंड सर्विस बेनिफिट प्लान्स ऑफ द एम्प्लॉय। वर्किंग कैसी है, सर्विस बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को, सोशल फैसिलिटीज़ एंड प्लान फैसिलिटीज, हाउसिंग, कैंटीन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपकी सोशल बेनिफिट्स हैं जो जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है, सारी चीज़ें इनकी वो की जाती है, इनको ट्रेन की जाती है। टू बी ट्रेन बाय स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस ओल्ड वर्कर। अब ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेन बाय स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, जो जिनको अच्छी नॉलेज है और एक्सपीरियंस है वो ओल्ड वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं। नाउ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू लर्न द वर्क विद ओल्ड स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस वर्कर। जो वहाँ पे स्किल्ड और एक्सपीरियंस वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है किस न्यू वर्कर्स को, जिसमें कि जो ओल्डर वर्कर है वाइल ही इज़ वर्किंग एंड ट्राइज टू इमिटेट हिम, वो ओल्ड वर्कर जो है आपके एम्प्लॉई हैं वो काम करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली उनको, और उसी को दोहराने के लिए वो उनको प्रोत्साहन करते हैं कि आप इसको रिपीट करके देखिए, जिससे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हाल वहीं के वहीं आप पूछ सकते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही ऑल्सो रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ स्किल्ड वर्कर। हर समय आने पर हर बार वो कुछ ना कुछ उनको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं न्यू वर्कर्स को स्किल्ड वर्कर के द्वारा। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग कैन बी सीन इन स्मॉल वर्किंग एस्टेब्लिशमेंट। इस टाइप की ट्रेनिंग जो है स्मॉल वर्किंग एस्टेब्लिशमेंट कंपनी जो है वहाँ पे होता है। वेयर देयर इज़ अ नो प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा रहा है ट्रेनिंग का, सच एज ऑटो रिपेयर शॉप। ऑटो रिपेयर शॉप जैसे है तो वहाँ पे न्यू स्किल्स पर्सन जो होते हैं वो अपने न्यू कैंडिडेट्स को सिखाते हैं अपना काम, कैसे उनको काम करना है। द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज दैट द न्यू वर्कर लर्न्स फ्रॉम द ओल्ड वर्कर्स द रॉन्ग वे ऑफ वर्किंग। अब इसका एक ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि जो पुराने वर्कर्स हैं, गारंटी नहीं इस बात की कि वो वर्कर ओल्ड वाले वर्कर्स बहुत अच्छा काम करते होंगे या अच्छा आता हुआ। हर एक का अपना अपना बिहेवियर होता है, हर एक के अपने अपने स्किल्स होते हैं। जो न्यू वर्कर है उसके अंदर स्किल्स हो सकता है अच्छे हों काम करने में और बहुत ही जल्दी ग्रेस्प कर ले काम को, लेकिन पुराना वर्कर उसको जो सिखा रहा है वो उतनी अच्छे से नहीं सिखा पा रहा है, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जॉब इज प्रिपेयर्ड बाय न्यू वर्कर बाय ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो प्रिपेयर किया जाता है नए वर्कर्स के लिए किया जाता है, जिससे कि उनको ट्रेनिंग दी जाए जॉब में। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय शॉप सुपरवाइजर। इस टाइप की ट्रेनिंग जो होता है शॉप सुपरवाइजर के द्वारा दी जाती है, और या फिर एक्सपीरियंस वर्कर जो हैं जो
हु नोज हाउ टू वर्क ऑन द दैट जॉब, उनको मालूम है कि कैसे वर्क करना है जॉब में। सुपरवाइजर वर्क्स ऑन जॉब हिमसेल्फ एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग इज टू ट्रेनिंग। सुपरवाइजर जो होता है वो काम करता है खुद ही और उसको एक्सप्लेन करता है अपने जूनियर्स को कि कैसे काम करना है, और यही उनकी ट्रेनिंग होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा ट्रेनिंग फोरमैन सुपरवाइज़र।